हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का लेसन नंबर 5 खनिज और सेल जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है उसका 98% जो भाग है वो प्रमुख 8 तत्वों से बना हुआ है। कितने तत्वों से बना है बच्चों? 8 तत्वों से बना है, जिसमें सबसे ज्यादा जो खनिज है वो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है 46.60%। 46.60% पाई जाती है। इससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन बनाया था बच्चों कि भूपृष्ठ के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, तो है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। और उससे ही संबंधित एक और सवाल बनाया था, पृथ्वी के धरातल के आंतरिक भाग में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो था लोहा। कौन सा था? लोहा। फिर हमने बच्चों खनिज की परिभाषा पढ़ी थी, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, जिनकी निश्चित रासायनिक संगठन एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? खनिज कहते हैं। फिर हमने खनिज की जो भौतिक विशेषता है उनके बारे में जाना। जैसे सबसे पहले क्रिस्टल के बनना। आपने देखा कि उनकी अणु की जो संरचना होती है, चाहे घनाभाकार हो, षटभुजाकार हो, प्रिज्म की आकृति हो, इस तरह विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल अलग अलग आकृतियों में बने होते हैं। फिर बाद में हमने पढ़ा था विदलन। किसी भी पदार्थ को उनके समतल सतह से एक निश्चित आकृति में जब टूट जाती है तो उसको विदलन कहा जाता है। जबकि विभंजन होता है, उनके आंतरिक अणुओं की जो संरचना होती है वो समतल सतह पर एक सीधी या एक ही आकृति में न टूटकर अनिश्चित आकृति में जब टूटती है उसी को विभंजन कहा जाता है। फिर हमने बच्चों इसकी चमक के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि किसी भी वस्तु हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो या तत्व हो, अपनी क्या होती है? एक चमक होती है। और उसी चमक के कारण कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो पहचाने गए हैं, जैसे कांच है, हीरा है, वो अपनी चमक के कारण पहचाने जाते हैं। इसके अलावा रेशमी वस्त्र है, ग्लॉसी है, ये सभी अपनी चमक के माध्यम से पहचाने गए हैं। उसके बाद हमने देखा रंग। आपने देखा होगा प्रत्येक वस्तु का या खनिज का क्या कोई ना कोई रंग होता है, और उन्हीं रंग के माध्यम से उसकी पहचान भी होती है। फिर आपने देखा धारियां। आपने देखा होगा प्रत्येक खनिज के अंदर क्या पाई जाती है? अलग अलग रंगों की क्या पाई जाती है? धारियां पाई जाती है। और वो धारियां अलग प्रकार की एक रंग उस खनिज को प्रदान करता है। जैसे संगमरमर के पत्थर के अंदर आप लाते हैं तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की धारियां देखते हैं, जैसे ब्लैक धारी, ग्रीन धारी, या फिर अपन येलो धारी, या और प्रकार की बहुत सारी ऐसी धारियां होती हैं। और वो धारियां होने का दो कारण है, एक तो उसमें परमाणु की संरचना और दूसरा कारण है अशुद्धियां। क्या है? अशुद्धियां। अशुद्धियां के कारण भी इनके अंदर अलग अलग प्रकार की धारियां बन जाती हैं, और फिर वो उनका रंग भी क्या हो जाता है? अलग प्रकार का हो जाता है। तो हमने बच्चों पिछले वीडियो के अंदर जो भौतिक संरचना की, जो भौतिक गुणधर्म के बारे में जानकारी या विशेषता पढ़ी, उन्हीं विशेषता को आगे लेते हैं इस वीडियो के अंदर। हमने उन सारी विशेषता के बाद आज हम लेंगे पारदर्शिता। पारदर्शिता के अंदर 3 प्रकार की प्रवृत्ति आती है। कितने प्रकार की प्रवृत्ति आती है? 3। पहला पारदर्शी, दूसरा पारभासी, और तीसरा अपारदर्शी। पारदर्शिता के अंदर इन 3 चीजों का हम अध्ययन करेंगे। पहला है पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं? खनिज। प्रकाश की किरणें इस प्रकार के आर पार होती हैं। प्रकाश की किरणें हैं वो इस कोई खनिज के अंदर क्या हो जाती है? आर पार हो जाती हैं, और वस्तु सीधी देखी जा सकती है, और उसके अंदर वस्तु को हम सीधा देख सकते हैं। उसे कहते हैं पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी खनिज। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कांच। क्या लेते हैं? कांच। कांच को हम यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा दें, ठीक है, और यहाँ पर एक गमला लगा दें, फूलों का एक क्या लगा दें? गमला, और यहाँ पर आप स्वयं खड़े हो जाइए। और जब आप इस चीज को आप देखते हो और उसके अंदर से अपन आसानी से वो वस्तु दिखाई दे दे, वो वस्तु आसानी से हमें क्या हो जाए? दिखाई दे दे। और इसके अलावा सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो भी इसके अंदर से आर पार हो जाए, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं?
पारदर्शी, क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी खनिज कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमने क्या लिया, कांच, क्या लिया, कांच। कांच इसी प्रकार के पारदर्शी खनिज का क्या है, उदाहरण है, जिसके अंदर सूर्य का प्रकाश और व्यक्ति कोई भी वस्तु को आर पार देख सकता है। अब अपन बच्चों दूसरा लेते हैं पारभासी। प्रकाश की किरणें आर पार होती है, इसमें भी क्या होती है, प्रकाश की किरणें आर पार होती है, लेकिन इनके विसर्जित हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती, लेकिन इसके अंदर जो वस्तु है वो नहीं देखे जा सकती। जैसे वर्तमान के अंदर आपने देखा होगा बच्चों, फाइबर के काज होते हैं, क्या होता है, फाइबर के, आपने देखा होगा उसके अंदर सूर्य का प्रकाश तो आर पार हो जाता है, लेकिन उससे हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे फाइबर के काज होते हैं, उसके अंदर से सूर्य का प्रकाश तो आराम से आता है, सूर्य का प्रकाश तो आराम से निकलता है, लेकिन जब व्यक्ति उसको देखना चाहे, उस वस्तु को या प्रतिबिंब को, तो उस कांच से हम आर पार नहीं देख पाते हैं। तो उस प्रकार की जो कांच होते हैं, फाइबर के कांच, वो क्या कहलाते हैं, पारभासी के उदाहरण होते हैं। ऐसे खनिज जिसके अंदर से सूर्य का प्रकाश तो आर पार हो जाता है, लेकिन उसके अंदर से वस्तु को आर पार देखा नहीं जा सकता, उस खनिज को हम क्या कहते हैं, पारभासी खनिज। क्या कहते हैं, पारभासी खनिज। फिर अपारदर्शी खनिज। अपारदर्शी खनिज का सीधी सी अर्थ है जिसके अंदर ना तो सूर्य का प्रकाश आर पार होता है, ना किसी वस्तु को आर पार देखा जा सकता है। प्रकाश की किरणें तनिक भी आर पार नहीं होती, उसे अपारदर्शी खनिज कहते हैं। जैसे लोह की चादर, लोह की चादर। अब लोह की चादर के अंदर देखो आप, तो सूर्य का प्रकाश भी आर पार नहीं होगा और आप भी किसी वस्तु को आर पार नहीं देख पाते हो, उस खनिज को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी खनिज। क्या कहते हैं, अपारदर्शी खनिज। अब अपन लेते हैं अगली विशेषता, संरचना। क्या है, संरचना। आपने देखा होगा प्रत्येक खनिज के जो अणु होते हैं कोई ना कोई निश्चित आकृति या संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और वो उसी संरचना के आधार पर जाने जाते हैं। जैसे डायमंड की जो संरचना होती है, अणु संरचना षटकोणीय होती है। कैसे होती है, षटकोणीय। और फुलरीन की जो होती है पंचकोणीय होती है। तो आपको पता है कोई ना कोई वस्तु है अपनी अंदर पाए जाने वाले जो अणु की जो संरचना है उसके कारण ही पहचाने जाते हैं। प्रत्येक क्रिस्टल की एक विशेष विशेषता होती है, आपको पता ही है, चाहे कोई भी प्रकार का क्रिस्टल हो, उनके प्रत्येक की क्या होती है, एक व्यवस्था होती है, जो एक निश्चित आकृति होती है, उसी आकृति में वहां पर अंदर सेट हो जाते हैं या व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे महीन, मध्यम और खुरदरे पिसे हुए। जैसे कोई महीन कणों वाला होता है, कोई बड़े कण वाला होता है, और कोई खुरदरे कण वाला आकृति का क्रिस्टल होता है। तो वापस सुन लेना, कुछ क्रिस्टल क्या किस रूप में होते हैं, महीन कणों के रूप में, कुछ क्रिस्टल होते हैं मध्यम कणों के रूप में, कुछ क्रिस्टल होते हैं खुरदरे के रूप में। इस तरह बने हुए होते हैं। कुछ तंतु युक्त होते हैं और कुछ खनिजों के अंदर क्या पाए गए, तंतु रेशे पाए गए। जैसे अपन अभ्रक को देखते हैं, किसको देखते हैं बच्चों, अभ्रक खनिज को देखते हैं, तो उसके अंदर क्या पाए गए, तंतु युक्त। कैसे पाए गए, तंतु युक्त, मतलब इसके अंदर रेशे पाए गए। और पृथक करने की योग्य अपसारी और विकटसारी होते हैं, और उनको पृथक करते हैं तो उसमें दो प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है, अपसारी और विकटसारी। या फिर बहुत सारे टुकड़ों में बन जाएगी या फिर परतों के रूप में बंट जाती है। कठोरता, आपको मालूम है हर प्रकार के खनिज के अंदर कठोरता पाई जाती है। कोई किसी खनिज की कठोरता अधिक होती है और किसी खनिज की कठोरता कम होती है। जो ज्यादा कठोर होते हैं उसको आसानी से काट या तोड़ नहीं सकते, और जो कम कठोर होता है उसे आसानी से काट या तोड़ सकते हैं। सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना कठोरता कहलाता है। और कोई इतनी ज्यादा कठोर हो जाती है उसको काटना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। जैसे हीरा है, उसको काटने के लिए बहुत ही क्या होता है, मुश्किल प्रवृत्ति होती है। जैसे कठोर खनिजों के अनुदान देखते हैं, एलक्स, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेराइट, फेल्ड्सपर, टोपाज, कोरडम और हीरा। ये सब किसके प्रसिद्ध है, कठोरता के कारण प्रसिद्ध है। नोट करके दिमाग में रखना, विश्व की सबसे कठोर
धातु या खनिज, विश्व का सबसे कठोर धातु या खनिज कौन सा है? हीरा। कौन सा है? हीरा है, याद रखना। विश्व का सबसे कठोर धातु पूछी जाए या खनिज पूछा जाए तो हीरा है, सबसे चमकीला पूछा जाए तो भी हीरा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। नाखून की कठोरता 2.5 है, याद रखना बच्चों। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मानो नाखून की कठोरता कितनी पाई जाती है तो याद रखना 2.5। कांच या चाकू की नोक की कठोरता 5.5 है, और कांच देखो या चाकू की जो अगली नोक देखो उसकी जो कठोरता होती है वो कितनी होती है? 5.5। तो आपको याद रखना बच्चों, मानो नाखून की कठोरता 2.5 होती है, कांच और चाकू की कठोरता 5.5 होती है। अब अपेक्षित भार, प्रत्येक खनिज का एक निश्चित क्या होता है? भार होता है। क्या होता है? एक निश्चित भार होता है। दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात होता है। और अपेक्षित भार की परिभाषा क्या है? दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात ही क्या कहलाता है? अपेक्षित भार। मतलब किसी वस्तु का भार है और उसमें पानी का कितना भार है उसका अंतर ही क्या कहलाता है? अपेक्षित भार। हवा एवं पानी के वस्तु के भार को लेकर इन दोनों के अंतर से हवा के लिए दी गई भाग से भाग दें। देखो, यदि आपको अपेक्षित भार ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूं बच्चों। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या कहा गया है? हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर, पहले हवा का, पानी का, इन दोनों में क्या लो? वस्तु का भार। चलो, भार ले, इन दोनों से अंतर से हवा के लिए दिए गए भार में भाग दे दें। अब देखो, पानी का भार मान लो 50 kg, पानी का भार कितना मान लो? 50 kg। ठीक है, फिर बाद में वस्तु का भार 70 kg, कितना है? 70 kg। और हवा का भार 15 kg। ठीक है, 15 kg। अब आप बताइए कि इसका अपेक्षित भार कितना होगा। तो इसमें आप क्या लिया हुआ है? हवा एवं पानी के वस्तु का भार को लेकर, हवा का, पानी का और वस्तु का भार लेकर इन दोनों में से, इन दोनों मतलब पानी से और वस्तु के भार से हवा के लिए दिए गए भार से भाग दें। हवा के लिए दिए गए भार से क्या दे? भाग दें। तो आपने इन पानी का भार ले लिया, वस्तु का भार ले लिया और हवा का भार ले लिया। तो पानी वस्तु भार माइनस पानी भार भाग हवा भार। इस तरह आप इसको सूत्र बना सकते हो। वस्तु भार माइनस हवा पानी भार माइनस वस्तु भार माइनस पानी भार बटा हवा भार। वस्तु भार कितना है? 70 माइनस 20 बटा 15। कितने बचे पद पीछे? 50। कितना बचे? 50। अब 50 बटा 15, पहले कितने बार कटेगा? 3 बार। फिर लगेगा पॉइंट, फिर 3.33, ये इसका अपेक्षित भार होगा। अपेक्षित भार क्या होगा? इसका अपेक्षित भार 3.33। इसका अपेक्षित भार कितना हो जाएगा? 3.33। तो इस तरह आप अपन किसी भी वस्तु के अपेक्षित भार को अपन निकाल सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है वापस सुनेगा बच्चों कि हवा एवं पानी के वस्तु का भार लेकर, हवा का भी लिया, पानी का भी लिया और वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा के लिए गए भार से भाग दे। हवा के लिए भार कितना लिया? 15 kg। उसके अंदर क्या दो? भाग दो। तो पहले हमने तीनों का भार लिए और फिर इन दोनों का अंतर निकाला, पानी और वस्तु भार। तो 70 माइनस 20 बटा हवा का भाग दिया 15। तो इसमें से आपको उत्तर कितने निकले? 3.33। ये हुआ इसका अपेक्षित भार। इस तरह आपने देखा बच्चों कि हवा, पानी और अपन के वस्तु भार के माध्यम से हम
अपेक्षित जो भार है आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमने इसके अंदर जो खनिजों की प्रमुख जो विशेषताएं थी, जैसे पारदर्शिता, संरचना, कठोरता और अपेक्षित भार, उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम लेंगे नया टॉपिक, वो है हमारा खनिजों की विशेषता, मतलब धरातल पर पाए जाने वाले जो मुख्य खनिज है उनकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लेते हैं खनिज तथा उनकी विशेषता। खनिज और उनकी विशेषता के अंदर जो महत्वपूर्ण खनिज है उसका पहला नाम है फेल्डस्पर। क्या है? फेल्डस्पर। धरातल का जो अधिकांश भाग है, मतलब लगभग 50%, ये किससे बना हुआ है? फेल्डस्पर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फेल्डस्पर। तो इसका मतलब है धरातल के ऊपर सबसे ज्यादा जो खनिज का जो भाग है वो कौन सा है? फेल्डस्पर का ही भाग है। फेल्डस्पर के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो देखिए। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्डस्पर में पाए या उपस्थित होते हैं। सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है, ये दो तत्व हैं, वो किसके अंदर पाए जाते हैं? फेल्डस्पर के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं? फेल्डस्पर के अंदर। तो सवाल आपसे पूछ लिया जाए फेल्डस्पर में पाए जाने वाले मुख्य तत्व है या कौन से हैं, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन है वो फेल्डस्पर के मुख्य तत्व हैं। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्डस्परों में शामिल हैं। और इसके अलावा और जो अन्य खनिज हैं या तत्व हैं उसमें देखते हैं तो सोडियम। यदि आप पूछ ले फेल्डस्पर में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो मुख्य तत्व तो कौन से होंगे? सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन। और अन्य में कौन से तत्व होंगे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ये सारे जो तत्व हैं वो फेल्डस्पर में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर भूपट्टी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना हुआ है। याद रखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा आपका आगे फ्यूचर में भी। पृथ्वी के भूपट्टी का आधा भाग किस खनिज तत्व से बना हुआ है? फेल्डस्पर से बना हुआ है। किससे बना हुआ? फेल्डस्पर से बना हुआ। तो सवाल नोट लिख देना। पृथ्वी के भूपट्टी का आधा भाग किस खनिज से बना है? तो आप उसका उत्तर क्या लोगे? फेल्डस्पर। ठीक है। या फिर आपसे सवाल एक पहले भी हमने किया था, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपने क्या उत्तर दिया था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। फिर हमने एक सवाल और किया था, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सा तत्व या खनिज अधिक पाया जाता है? तो आपने लिखा था लोहा। क्या था? लोहा। तो पृथ्वी का भूपट्टी का आधा भाग किस खनिज से बना है? फेल्डस्पर से। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो वह है लोहा। ये सवाल बहुत ही काम की चीज के सवाल हैं बच्चों, आपके वर्तमान में भी काम आएंगे और फ्यूचर में भी एग्जाम फाइट के देखते हैं तो भी ये काम में आएंगे। फेल्डस्पर का रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है और फेल्डस्पर का जो रंग होता है वो किस रंग से होता है? हल्का क्रीम से लेकर गुलाबी रंग तक पाया जाता है। फेल्डस्पर का यदि उपयोग पूछा जाए तो चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। आपको याद रखना बच्चों, यदि पूछ लिया जाए फेल्डस्पर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। फिर सेकंड अपन खनिज लेते हैं क्वार्ट्ज। ये रेत और ग्रेनाइट का प्रमुख घटक होता है।
देखो ये जो खनिज है किसके अंदर पाया जाता है, रेत और ग्रेनाइट के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, रेत और ग्रेनाइट के अंदर पाया जाता है। इसमें सिलिका भी होती है और इसके अंदर कौन सा खनिज होता है, सिलिका होता है। कौन सा खनिज तत्व होता है, सिलिका तत्व होता है। याद रखना ये खनिज किस में पाया जाता है, रेत और ग्रेनाइट में। और इस खनिज के अंदर कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, तो है सिलिका। कौन सा है, सिलिका। ये एक कठोर खनिज है और ये कैसा खनिज है, कठोर है। पानी में सर्वदा अघुलनशील होता है और ये जल के साथ कभी घुलता भी नहीं है। याद रखना, तो ये याद रखना ये कठोर खनिज होता है और ये पानी के साथ कभी घुलता भी नहीं है। और इसका रंग श्वेत या रंगहीन होता है। इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, श्वेत या रंगहीन। श्वेत का मतलब एकदम सफेद या रंगहीन, जिसका कोई रंग ना हो उसे कहते हैं रंगहीन होते हैं। क्वार्ट्ज का उपयोग रेडियो और रडार में होता है और इस खनिज का जो उपयोग है वो किस में करते हैं, रेडियो के अंदर और रडार के अंदर। किसका प्रयोग होता है, रेडियो के अंदर और रडार के अंदर हमेशा इस खनिज का ही प्रयोग होता है। अब अगला जो खनिज है पायरोक्सिन। कौन सा खनिज है, पायरोक्सिन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पायरोक्सिन में कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन और सिलिका जैसे खनिज शामिल या तत्व शामिल होते हैं। याद रखना पायरोक्सिन में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। यदि ये सवाल आ जाए तो आप क्या बताओगे, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका। ये सब के सब किसमें पाए जाते हैं, पायरोक्सिन में। किसमें पाए जाते हैं, पायरोक्सिन खनिज के अंदर ये पाए जाते हैं। फिर अगला देते हैं, पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरोक्सिन का है। याद रखना पृथ्वी का 50% हिस्सा तो किसका होगा, फेल्डस्पर का होगा। 50% हो गया फेल्डस्पर, फिर 10% किसका होगा, पायरोक्सिन इसका होगा। तो 10% 60% तो इन दो प्रकार के खनिजों से ही हमारा धरातल बना हुआ है। पायरोक्सिन उल्का पिंड में पाया जाता है और याद रखना सबसे ज्यादा पायरोक्सिन जो खनिज है वो किस पिंड में देखने को मिलता है, उल्का पिंड। किसमें मिलता है, उल्का पिंड। जो आप रात को तारे के समान टूटते हुए दिखाई देते हैं वो क्या होता है, उल्का पिंड है। जो आप क्या कहते हैं, तारे टूट रहे हैं, जबकि वो क्या होते हैं, उल्का पिंड। तो पायरोक्सिन किसमें पाया जाता है बच्चों, उल्का पिंड के अंदर देखने को मिलता है। पायरोक्सिन का जो रंग है वो हरा तथा काला होता है। और पायरोक्सिन का रंग कैसा होता है, हरा भी होता है और काले रंग का भी होता है। किसका, हरे रंग और काले रंग का होता है। तो आपने बच्चों अभी खनिज तथा उनकी विशेषता, किन की विशेषता पढ़ी, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, इन 3 खनिजों की महत्वपूर्ण विशेषता पढ़ी। और कुछ और जो महत्वपूर्ण खनिज है उनकी जो विशेषताएं हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और हम साथ में पढ़ेंगे कि सेल क्या है, सेल बनने के लिए कौन कौन से क्रिया उत्तरदायी हैं, या तक कि सेलों के प्रकार कौन कौन से हैं, इनका भी हम विस्तार के साथ अध्ययन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।